हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक पाठशाला। आज हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी। जो चैप्टर नंबर 3 है वो बात करता है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की। यानी कि इसमें आप समझेंगे सिंथेटिक फाइबर होता क्या है और क्या हमारी डेली लाइफ में इसका यूज़ है। इसी तरीके से प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक का क्या यूज़ है डेली लाइफ में। तो इस पूरे लेक्चर में आप इन दो जो टॉपिक हैं इनका ओवरव्यू समझेंगे कि क्या होता है। और इस चैप्टर ये वीडियो देखने का आपका क्या फ़ायदा होगा, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मल्टी डायमेंशनल वे में आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं और जो आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो आप क्यों यूज़ करते हो, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और चलो शुरू करते हैं इसी से। क्या है क्लॉथ्स, जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो बने होते हैं किसके, फैब्रिक के। तो आपको पूरा लेक्चर देखना है। एक्चुअली क्या करना है, आपको ये पूरा लेक्चर देखना है और फिर अपना ओवरव्यू तैयार करना है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया और क्या ओवरव्यू। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार समझ लेते हैं और अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको बुक से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को देखो और उसके बाद अपना नॉर्मल सा बुक में मार्क कर लो कि हाँ क्या क्या सर ने बताया था। ओके। और रही बात अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो कुछ नेम्स बताए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइलॉन के कुछ फीचर, रेयॉन के कुछ फीचर, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो शुरू करते हैं चैप्टर। ओके। क्लॉथ्स बना होता है किसका, फैब्रिक का, और फैब्रिक फर्दर बना होता है आपका फाइबर का। और फाइबर 2 टाइप का होता है, यानी कि जो फाइबर है वो 2 टाइप्स का है। एक है नेचुरल फाइबर एंड द अदर वन इज मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर, जो मैन मेड फाइबर है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। मतलब नेचुरल फाइबर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं समझेंगे, बस आप समझ गए फाइबर है क्या। फाइबर से बनता है फैब्रिक और फैब्रिक से बनता है क्लॉथ, और क्लॉथ हम लोग पहनते हैं, है ना। तो और यहाँ पर बात हो रही सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि आर्टिफिशियल फाइबर जो केमिकल का यूज़ करके बनाया जाएगा, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करके बनाया जाएगा, है ना। तो आपने समझ लिया फाइबर क्या है और कैसे वो क्लॉथ्स को बनाने में हेल्प करता है। तो अब इसी के आगे हम लोग समझते हैं, वही बात बता चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो कॉल्ड मैन मेड एंड मैन मेड फाइबर इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक, सेम बात है। ओके। अब समझते हैं कि ये कैसे क्या है ये सिंथेटिक फाइबर, कैसे ये बना होता है, क्या फीचर्स हैं इसके। तो 1 बाय 1 समझते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो केमिकल्स की एक चेन होती है, और जो केमिकल्स की चेन होती है उसी को बोलते हैं हम यूनिट। जैसे सपोज करो ये पेपर क्लिप्स हैं, ये एक केमिकल की चेन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये इस तरीके से पूरा एक चेन बना लिया। तो जो ये पूरी चेन जो बन के तैयार हो गई स्मॉल यूनिट से, यानी कि स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर जो एक चैन आपकी रेडी होती है, इसी चैन को हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। कहाँ से, ग्रीक से। और पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। ओके। तो आई थिंक आप समझ चुके हो कि पॉलीमर क्या है और फर्दर पॉलीमर का क्या यूज होता है। पॉलीमर का यूज होता है सिंथेटिक फाइबर बनाने में, है ना। तो आपने समझा कि कैसे स्मॉल यूनिट्स जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पर वीट्स का एग्जांपल दिया है, ऐसे ये एक यूनिट है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पूरा जुड़ के एक चैन तैयार करते हैं, जैसे आप वीट्स या फिर नेकलेस या जो भी आप अपने लोकल लैंग्वेज में माला वगैरह बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बना है यूनिट से, स्मॉल यूनिट से, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं पॉलीमर। आई थिंक आप समझ गए पॉलीमर क्या है ना। और ये जो स्मॉल यूनिट है ये क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस हैं, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं और ये स्मॉल यूनिट जुड़ती हैं तो बनता है पॉलीमर। पॉलीमर ग्रीक वर्ड है और ये पॉली मीन्स होता है मैनी और मर का मतलब है यूनिट, यानी कि बहुत सारी यूनिट को मिलके बनता है पॉलीमर। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पॉलीमर क्या सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर यानी मैनमेड पॉलीमर ही होते हैं या नेचुरल भी होते हैं। तो यस, नेचुरल पॉलीमर भी होता है। नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो कॉटन, अगर एग्जांपल है कॉटन का, तो कॉटन में नेचुरल पॉलीमर होता है, उसका नाम होता है सेलुलोज। और सेलुलोज जो स्मॉल यूनिट से बना होता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज। ओके। यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका सेलुलोज। और सेलुलोज को अगर बहुत सारे सेलुलोज को एक साथ मिला दें तो बनता है कॉटन। और जब कॉटन को एक अरेंज वे में हम उसको ड्रेस तैयार कर लेते तो वो आपका क्लॉथ हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और समझनी है, क्लॉथ और क्लॉथ्स में क्या डिफरेंस है। आप हमेशा देखते होंगे क्लॉथ्स, ये हालांकि इंग्लिश का पार्ट है फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं। क्लॉथ्स यानी कि ऐसा क्लॉथ जिसको
सिलाई करके यानी कि ड्रेस तैयार ना की गई हो, वो बिना सिला हुआ कपड़ा है, जिसे आप जैसे नॉर्मल कंबल है ना, वो क्लॉथ्स बोल सकते हैं, या नॉर्मल जो आप ड्रेस के लिए कपड़ा लेने जाते हैं और आफ्टर दैट उसको देते हैं टेलर को, टेलर आपके ड्रेस तैयार करके देता है। तो जब तक वो टेलर ड्रेस तैयार नहीं करता है तब तक उसको बोलते हैं क्लॉथ्स, यानी कि इसमें एस ई नहीं लगाते हैं ना। जैसे वो ड्रेस तैयार हो जाती वैसे इसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स, है ना। यानी कि जब भी ई लगा हो इसका मतलब ये रेडी टू वियर है, मतलब इस कपड़े को आराम से पहन सकते हैं। अगर सिर्फ लिखा है क्लॉथ्स तो इसका मतलब ये दिस इज़ नॉट रेडी टू वियर, मतलब इसको पहनने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा टेलर के पास। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि कैसे क्लॉथ्स और क्लॉथ्स मतलब दोनों क्लॉथ्स में क्या डिफरेंस है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर के। अभी आपने समझा सिंथेटिक फाइबर है क्या। एक्चुअली दिस इज मेड ऑफ पॉलीमर एंड पॉलीमर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब सिंथेटिक फाइबर के टाइप क्या हैं। सिंथेटिक फाइबर के टाइप हैं आपके रेयॉन, दूसरा है नाइलॉन, तीसरा होता है पॉलिस्टर एंड द थर्ड वन इज एक्रेलिक। ओके तो ये 4 मेजर टाइप हैं आपके सिंथेटिक फाइबर के। ओके तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेयॉन। रेयॉन क्या है। एक्चुअली रेयॉन जो होता है वो बनाया जाता है किससे, वुड पल्प से। ये आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी गेट वेट लगाने के लिए कारपेंटर वगैरह आए होंगे, या फिर कहीं पर आप ऐसी जगह गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ी का काम हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मटेरियल आप देखते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं वुड पल्प। कुछ ऐसा मटेरियल देखते हैं ना, तो ये वुड पल्प कहलाता है। और इसी को अगर हम केमिकली ट्रीटमेंट इसका करते हैं तो हमें मिलता है क्या, रेयॉन। और इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। किससे बनता है ये वुड पल्प का, जब केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि केमिकल प्रोसेस से उसको आगे फर्दर मॉडिफाई करते हैं, तब आपको मिलता है आपका आर्टिफिशियल सिल्क। आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट। ओके अब सवाल ये उठता है आप नेचुरल फाइबर का यानी कि नेचुरल सिल्क का क्यों यूज़ नहीं करते। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। और ये जो आपका सिंथेटिक फाइबर है या सिंथेटिक सिल्क है या आर्टिफिशियल सिल्क है, ये आराम से अवेलेबल हो जाता है और चीपर होता है। जो नेचुरल सिल्क है उससे चीपर होता है और इसको आराम से बुना जा सकता है, कलर किया जा सकता है। और इसको अगर रेयॉन को अगर मिक्स कर दें कॉटन के साथ तो आप बना सकते हैं बेडशीट, और मिक्स कर देते हैं अगर वूल के साथ यानी कि ऊन के साथ तो आप बना सकते हैं कारपेट। ओके तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे आपके रेयॉन के। इनकी रेयॉन किससे बनता है, वुड पल्प से, याद रखना। और रेयॉन को दूसरे नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। ओके द नेक्स्ट वन इज नाइलॉन। नाइलॉन जो है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इसमें किसी भी तरीके के नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया जा रहा है ना। ये पूरी तरीके से केमिकल से तैयार हुआ है ना। तो इसीलिए ये फर्स्ट फुली पूछा जाए फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर क्या है तो बोलोगे नाइलॉन। ओके ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है। ये बहुत ही इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग और लस्टर यानी कि चमकीला होता है। आपको अट्रैक्ट करता है, जैसे आप सॉक्स पहनते हैं या फिर ऐसे कुछ रस्सी वगैरह, ये जो चमकीली चीज़ें जैसे ये आपका पर्दा वगैरह है, ये सब बनते हैं किसके, नाइलॉन के, है ना, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है तो क्यों यूज करते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग होता है और चीप होता है। इसी से नाइलॉन से ही पैरासूट या फिर जो ये पहाड़ चढ़ने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम नाइलॉन रोप का। ओके क्यों, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नाइलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये जो स्टील का वायर अगर उसी विड्थ का, उसी लेंथ का है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, नाइलॉन। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 आपका रेयॉन, नंबर 2 नाइलॉन एंड नंबर 3 पॉलिस्टर, नंबर 4 एक्रेलिक। अब पॉलिस्टर का क्या काम है। पॉलिस्टर का स्पेशल फीचर है कि इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, यानी कि जैसे आप देखते हो कॉटन के ड्रेस पहनते हैं उसमें इस तरीके से ऐसे सिमटे टाइप के पड़ जाते हैं, तो वो इसमें नहीं पड़ते हैं। ठीक है और ये बहुत ही अच्छा क्रिस्प टाइप का और मतलब फ्रेश रहता है। आप धुल दो, इसमें कोई रिंकल नहीं, आराम से पहन लो विदाउट डूइंग एनी आयरन एक्टिविटीज़, है ना। मतलब आयरन नहीं कराना है, उसके आयरन कराने के लिए किसी के पास जाना नहीं है, खुद से नहीं करना है। ठीक है जैसे नॉर्मली बोलते हैं प्रेस कर लिए कपड़ों को, है ना, वो वाला आयरन की बात हो रही है ना। ओके तो ये इजी टू वॉश है, ये सब है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, और वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है टेरिलिन। टेरिलिन इज़ अ पॉलिस्टर, है ना, ये पॉपुलर पॉलिस्टर है। याद रखना है आपको, व्हाट इज़ टेरिलिन, टेरिलिन इज़ अ पॉलिस्टर। या पूछा जाए व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर, तो क्या बताएंगे आप, टेरिलिन। ओके ठीक है, एक सेकेंड। हाँ तो इस तरीके से आपने समझा कि पॉलिस्टर का क्या यूज़ है और क्या उसकी स्पेशल फीचर्स हैं।
तो इसका यूज़ क्या है? यूज़ है आप बहुत सारी बोटल्स, यूटेंसिल्स, ये वायर वगैरह, ये सब जो आप देखते हैं एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं तो जो फिल्म होती हैं वो सब किसके बनती हैं? पॉलिस्टर की बनी होती है ना। और पेट की फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछी गई है, पॉलीइथाइलिन टेरिफेथलेट। ओके, रिमेंबर इट। ओके, तो वही बात बताई गई, पॉलिस्टर का मतलब होता है बहुत सारी यूनिट, केमिकल यूनिट बनी होती हैं और वो ईस्टर की होती हैं। और ईस्टर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल प्रोवाइड कराता है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पॉलिस्टर क्या है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्रेलिक। एक्रेलिक इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक वूल। क्या इसे बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं सिंथेटिक वूल। यानी कि जो नेचुरल वूल है वो बहुत कास्टली पड़ती है। मतलब उसकी ड्रेस अगर पहनते हैं या फिर वो हमको कहाँ से मिल सकती है? वो मिल सकती है आपके जो गोट वगैरह हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनसे हमको वो नेचुरल वूल मिलती है। तो वो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही उसमें समय लगता है। तो आप क्या है, आप सस्ता, मतलब आप क्या चीपर वे ढूंढेंगे, है ना। तो साइंटिस्ट ने चीपर वे ढूंढा, वूल का मतलब अल्टरनेटिव ढूंढा, वो निकला एक्रेलिक। एक्रेलिक आप याद रखना ये आपका सिंथेटिक वूल है। यानी कि इसके क्या बनता है? इसका बनता है स्वेटर, सॉल एंड ब्लैंकेट्स। इनको बनाने में यूज़ करते हैं ना, जो विंटर में पहना जाता है। और ड्यूरेबल है और अफोर्डेबल है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है बहुत ही कह सकते हो ह्यूज अमाउंट में। ओके, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज क्या हैं? यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज बताए गए हैं। ये क्या बताए गए? अगर पूछ लिया जाए डिसएडवांटेज क्या हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है आपका, ये जब भी इसको हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? मतलब जलता नहीं है, ये मेल्ट होना शुरू कर देता है। मेल्ट होगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी पे चिपक जाएगा, और आपकी बॉडी पे चिपक जाएगा तो इसका मतलब आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। बस यही इसके डिसएडवांटेज हैं। ओके, जैसे ये बहुत डिजास्टर्स हो सकता है। क्यों? मेल्ट होने पे बॉडी पे चिपक जाता है तो फिर आप बहुत गंदे तरीके से जल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इसको नहीं पहनना है। कब? जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अवॉइड करना है, क्योंकि अगर गलती से भी कपड़े में आग लग गई आपके तो फिर वो बॉडी में चिपकना शुरू कर देगा जलने के बाद, और उसे आप जल्दी से अगर उतार नहीं पाए तो वो आपकी पूरी बॉडी को बहुत गंदे तरीके से जला देगा, है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ओके, अब वही बताया गया पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं। जो बाई प्रोडक्ट, यानी कि जो पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट होते हैं, अगर उनसे हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, कोई भी फाइबर तैयार करते हैं, कोई भी सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं, तो उसे बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, यानी कि पेट्रोल से मिलने वाले केमिकल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल, सिंपल। ओके, ठीक है। अब बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी यहाँ पे डिसएडवांटेज बताया गया, अब सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो बताया गया है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? वो ये है कि इसको अगर आप धुल दिए तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा, और ये ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, रीडली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। आप आराम से मार्केट जाइए और मिल जाएगा, और सस्ता मिल जाएगा। इजी टू मेंटेन, मतलब आपको पता है, जैसे आपको बताया गया था क्या कि जो आपका पॉलिस्टर है वो रिंकल लेस होता है, मतलब उसमें सिमटे नहीं पड़ते हैं, है ना। तो क्या है, आपने धुला और पहन लिया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसको मेंटेन, आयरन नहीं कराना, मतलब प्रेस वगैरह नहीं कराना, ये सब नहीं कराना, मतलब इजी टू मेंटेन है। तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। और क्या है, अब बात आती है, ये सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपने देख लिया सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, फिर आपने देख लिया उसके डिसएडवांटेज क्या है, फिर आपने देख लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इस तरीके से ये टॉपिक फिनिश हो गया, यानी कि सिंथेटिक फाइबर फिनिश्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, जो जैसा कि हेडिंग में बताया गया था चैप्टर के टाइटल में, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक क्या है और कैसे बना होता है? जैसे कि सिंथेटिक फाइबर बना होता है स्मॉल यूनिट से, वैसे ही प्लास्टिक भी स्मॉल यूनिट से बना होता है। अब ये प्लास्टिक में जो यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है वो तो या तो लीनियर होता है, यानी कि ऐसे लाइन से, या फिर क्रॉस्ड होता है, मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे क्रॉस्ड अरेंजमेंट हो रहा है। तो या तो लीनियर या फिर क्रॉस्ड, ठीक है, समझ गए ना आप। ओके, तो वही बात बताई जा रही है कि अगर जो लीनियर अरेंजमेंट, मतलब जो एक लाइन में, ऐसे लाइन में अरेंजमेंट है तो उसे लीनियर बोलते हैं, और जो ऐसे क्रॉस टाइप का है तो उसे क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। ओके, अब प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है कि क्यों प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है। प्लास्टिक को आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, और इसको मेल्ट कर सकते हैं, रोल्ड ऑन शीट एंड मेड इनटू वायर्स। मतलब इतनी ज़्यादा फीचर हैं, इतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, इसी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का, हर एक चीज़ आप देखते हैं प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, है ना। अब ये समझेंगे कि प्लास्टिक कितने टाइप का होता है। मेनली प्लास्टिक मेनली 2 टाइप का होता है ना। अब भाई यहाँ पर बताएगा पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन इज आल्सो अ प्लास्टिक, और ये पॉलीथीन बैग जिसका बना होता है। ओके, ठीक है। मोस्टली प्लास्टिक आर 2 टाइप्स,
थर्मोप्लास्टिक एंड दी सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग। अगर सपोज करो आपके पास ऐसे कोई प्लास्टिक का ऐसे कोई बकेट वगैरह है, आप चाहते हो कि इसका कुछ और मतलब इसको हीट अप करते हैं और उसके बाद इसका कोई शेप बदल देते हैं, मतलब ये शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से ऐसे शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मतलब हीट करने के बाद इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं, इसका मतलब ये थर्मोप्लास्टिक है। यानी थर्मोप्लास्टिक का फीचर क्या है, इसको डिफॉर्म कर सकते हैं इजीली ऑन हीटिंग, हीट करो और ये डिफॉर्म हो जाए, मतलब इसका शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक है। और इसके जस्ट अपोजिट थर्मोसेटिंग क्या होता है, मतलब थर्मोसेटिंग अगर कोई प्लास्टिक का अगर आपके पास ऐसे सपोज करिए कुछ कह सकते हो बकेट या कुछ भी ऐसा है, अगर इसको आप हीट करते हो तो या तो ये जल जाएगा, मतलब पिघल जाएगा जल के, मतलब मोल्ड नहीं होगा, ये आपको इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते। जिसको आप गर्म करने पर डिफॉर्म नहीं कर सकते, इसका मतलब वो आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब वही जो पुष्पा मूवी का डायलॉग नहीं है कि झुकेगा नहीं, तो ये थर्मोसेटिंग कुछ इसका यही एटीट्यूड है, मतलब झुकेगा नहीं, मतलब मोल्ड नहीं होगा, जल जाएगा टूट जाएगा लेकिन मोल्ड नहीं होगा। तो रिमेंबर दी पुष्पा मूवीज डायलॉग, ओके ठीक है। तो थर्मोसेटिंग इस पुष्पा मूवी डायलॉग कि झुकेगा नहीं, मतलब मोल्ड नहीं होगा, ओके। तो आई थिंक आप यू गॉट इट, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक एंड व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। आप समझते हैं एग्जाम्पल्स क्या है, इसका एग्जाम्पल है एक पॉलीथीन, दूसरा है पीवीसी। तो याद रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं, पॉलीथीन और पीवीसी। और वही बात है, इनका यूज़ कहाँ होगा, टॉयज़ वगैरह में और ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप उसको हीट करके आराम से मोल्ड कर सकते हैं। ऐसे चीज़ें बनाने में आपको ऐसी चीज़ों को बनाने में यूज मिलेगा आपका थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग एक बार जो बन गया वो बन गया, उसके बाद आप उसका कुछ दोबारा कुछ शेप या साइज़ कुछ नहीं बदल सकते, टूट जाएगा जल जाएगा लेकिन दूसरा कुछ आप नहीं बना सकते। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का यूज़ क्या होता है, बेकेलाइट ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का ये पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब हम इसका फिर यूज़ समझ गए कि कहाँ करना पड़ेगा। इसका यूज़ इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, और जो आप देखते हैं ऐसे कुकर वगैरह का जो हैंडल वगैरह ऐसे होता है ना, तो उसको बनाने में यानी कि वो गर्म नहीं होता, पूरा कुकर गर्म हो जाता है, तो वो किस चीज़ का बना होता है, वो बेकेलाइट का बना होता है। जस्ट रिमेंबर इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। द सेकेंड एग्जाम्पल इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन। मेलामाइन का क्या फीचर है, ये रजिस्ट फायर, मतलब फायर को रजिस्ट करता है और ये हीट को टॉलरेट करता है, ओके। तो इसलिए ये इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या यूज़ बढ़ जाता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर बनाने में। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ बर्तन प्लास्टिक के ऐसे होते हैं जिनको आप ओवन में भी रख देते हैं और वो पिघलते नहीं हैं और आराम से उनमें खाना पक जाता है, लेकिन वो बर्तन नहीं पिघलते हैं, वो इसी मेलामाइन के ही बने होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बेकेलाइट और मेलामाइन का यूज़ करके बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या चीज़ इसकी बनी होती है वो आप देख सकते हैं क्या, जैसे कि ये प्लेट वगैरह है ना, या फिर ये टाइल्स वगैरह, ये सब मेलामाइन का बना होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, मेलामाइन जब आपने देखा हो फायर फाइटर्स जो ड्रेस पहने होते हैं उसमें मेलामाइन की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, मेलामाइन की, ओके। क्योंकि उनकी ड्रेस इस तरीके से बनाई जाती है, अगर थोड़ा बहुत आग की चपेट में अगर वो आते भी हैं तो उन्हें उनके क्लॉथ जो है वो आग ना पकड़ें, ताकि वो अच्छे से फायर फाइटिंग कर पाएँ। तो बस मेलामाइन की कोटिंग कहाँ होती है पूछ लिया जाए, या मेलामाइन का यूज़ क्या है फायर फाइटिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं या फिर जो चीज़ें बनाई जाती हैं फायर फाइटिंग के लिए, उसमें मेलामाइन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो जल्दी से आग को ना पकड़ें, ओके, ठीक है। तो आपने समझा कि मेलामाइन और बेकेलाइट का क्या यूज़ है, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब क्या आता है प्लास्टिक का इतना ज़्यादा, वही शुरुआत में ही बताएगा कि क्यों इतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है, और वही यहाँ पर फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या फीचर्स है, क्यों इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि ये लाइट वेट होता है, आप आराम से इधर से उधर कैरी कर सकते हैं, लो प्राइस है, बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है, मतलब काफ़ी दिनों तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये अगर आप हीट वीट में ऐसे कहीं डाल देते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है ना, मतलब हीट वीट का मतलब ऐसे धूप वगैरह में और पानी उस पर गिर रहा है तो ये जल्दी से नहीं ख़राब होता है। अगर आयरन को अगर आप ऐसे खुले में डाल दें तो फिर क्या होता है, वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, ठीक है। ईजी टू हैंडल है, मतलब अगर आपके पास किसी कांच का कोई कंटेनर वगैरह है, उसको आप इधर से उधर रखने में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही सावधानी बरतते हैं, लेकिन इसको आप कैसे भी इधर से उधर खिसका देते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं, तो फिर ये टूटता नहीं, मतलब आपको ये टेंशन नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक की, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ लेते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, मतलब ये भाई जैसा कि अभी पहले ही बताया मैंने कि ये रिएक्ट नहीं करता वाटर और एयर से, यानी कि इसीलिए ये कोरोड नहीं करता है, कोरोडेड नहीं होता है। यानी कि जैसे आपने देखा आयरन में जंग लग जाती है, फिर क्या होता है, फिर आयरन धीरे धीरे वो टूट के बिखर के पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका यूज़ मैक्सिमम करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। पूछ लिया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, तो आप ये लिखेंगे, है ना। नंबर 1 इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, नंबर 2 इज
प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब हल्की है, मजबूत है और लंबी चलने वाली है ना, लंबा चलेगा कुछ समथिंग। ओके, इसको आराम से मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज़ में, और ये चीपर देन मेटल है। तो इसलिए ये एक दूसरा प्रॉपर्टी इसकी होगी, प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। आपने देखा होगा कि जो पुअर कंडक्टर होने की वजह से आपने जो वायर देखे होंगे अपने घर में, उन जो वायर के ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है, किसकी, मतलब ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है वायर्स पे। ओके, जो ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और आपने देखा स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है, उसमें भी जो हैंडल प्लास्टिक का बना होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, अब यहाँ पर बताया गया, क्या आपको पता है कि प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? हेल्थ केयर में, जो डॉक्टर देखा हो सिरिंज और ये बाउंड को स्टिच करने में थ्रेड वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हो आप जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं वो क्या है, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर भी होते हैं, जैसे मैंने बताया माइक्रोवेव ओवन में आप रख दो प्लास्टिक के बर्तन को और फिर भी वो नहीं पिघलता है, बट खाना पक जाता है। तो ये भी यहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, यानी कि खाना वाना, यानी कि स्पेशल जो कुकवेयर बनाए जाते हैं उसमें भी टेफ्लॉन का यूज़ होता है। आपने देखा हो कुछ बर्तन होते हैं जिनमें ऑयल और वाटर बहुत ज़्यादा स्टिक, मतलब चिपकता नहीं है, तो इसका मतलब उसको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। तो जिस बर्तन को आप आसानी साफ़ कर लेते हैं और उसमें ऑयल और वाटर ये बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा धुलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो समझ जाइए आप वहाँ पर टेफ्लॉन की कोटिंग हुई है। टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। ओके, आपने ये भी देखा होगा कि जो आप रेन कोट वगैरह पहनते हैं और उस पर पानी पड़ता है और फिसल जाता है, मतलब पानी जो है ऑब्जॉर्ब नहीं होता है ना, एक भी ड्रॉप वाटर की ऑब्जॉर्ब नहीं होती है और आप आराम से ड्राई अप बने रहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा होता है? वो बिकॉज ऑफ टेफ्लॉन। उस पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, यानी कि जो रेन कोट पहनते हैं उस पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जो अम्ब्रेला आप यूज़ करते हैं उसमें भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। इसीलिए जो अम्ब्रेला में जो क्लॉथ यूज़ किया जाता है वो जल्दी से उसमें पानी से भीग के और एकदम से पानी अंदर से नहीं टपकने लगता है। ठीक है, बाकी आप क्लॉथ, अगर कोई क्लॉथ है वो ऊपर को उसको ढक लो अपने ऊपर से, फिर आप देखते हैं कि वो क्लॉथ भीगा फिर उसके बाद आप भीग गए। लेकिन ये जो अम्ब्रेला वगैरह है इसमें नहीं भीगते हैं और रेनकोट वगैरह में नहीं भीगते हैं बिकॉज ऑफ टेफ्लॉन कोटिंग। आई थिंक आप यू गॉट व्हाट इज द यूज ऑफ टेफ्लॉन। ओके, अब दूसरी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होती है, जैसे कि बताया मैंने मेलामाइन की कोटिंग होती है ना, ताकि वो जल्दी से आग ना पकड़े। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या यूज़ है मेलामाइन का और किस तरीके से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है ना। तो अब आता है प्लास्टिक और हमारा एनवायरनमेंट। ये तो हमने बात कर ली इसके फ़ायदे की। अब देखते हैं कि क्या कुछ नुकसान भी होते हैं। हाँ, बहुत कुछ नुकसान होते हैं। आप देखते हैं कि जब भी आप मार्केट जाते हैं कुछ ना कुछ प्लास्टिक की रैपिंग या कुछ, मतलब आप टॉफ़ी खरीदते हैं और चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, ये सब क्या है? ये प्लास्टिक है। और आप फिर क्या करते हैं? चिप्स का पैकेट फाड़ा और उसमें से चिप्स खाए और प्लास्टिक फेंक दी। तो ये क्या होता है? ये हमारे एनवायरनमेंट में पूरा एक्यूमुलेट होता जा रहा है और प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, लाखों साल, थाउजेंड्स ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है? प्लास्टिक का मिनिमम और वाइजली यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही बताया जाता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल सिंपल हम पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं, जिसको नेचुरल प्रोसेस से आराम से बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज कर दें, वो आपका क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। और ऐसा मटेरियल जिसको आराम से नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि बैक्टीरिया या कोई भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो यहाँ पर वही कुछ दिया गया है कि आपका जो सब्जी वब्जी के छिक्कल वगैरह होते हैं वो 1 से 2 वीक में पूरा डिग्रेड हो जाते हैं, पेपर 10 to 30 डेज़ में और कॉटन क्लॉथ 2 to 5 डेज़ में, ये सब दिया है। बट ये टिन यानी कि जो मेटल और जो प्लास्टिक बैग्स, इनको डिग्रेड होने में या डीजनरेट होने में बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे कि 100 to 500 डेज, इतना सारा समय, फिर भी ये डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक को देखिए सेवरल ईयर्स, मतलब बता ही नहीं सकते कितना साल लगेगा प्लास्टिक को डिग्रेड होने में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग जानते हैं अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर ऐसे प्लास्टिक का यूज़ चलता रहा और इसी तरीके से अगर हम वाइजली यूज़ नहीं किए तो एक दिन हम अर्थ को बोलेंगे प्लेनेट ऑफ प्लास्टिक, है ना। तो आपको प्लास्टिक का यूज़ वाइजली करना है, ये एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाता है ना, ये जल्दी से नष्ट नहीं होता है। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि प्लास्टिक का यूज़ कैसे करना है। अगर अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि चलो ठीक है डिग्रेड नहीं होता, चलो आग लगा देते हैं, मतलब जला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो भैया आप अगर जलाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं ना। पॉइजनस गैसेस मतलब उसमें बहुत सारे सब पार्टिकल्स और गैसेस, बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस मिल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं फ्यूम्स। ओके, तो वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ओके, ठीक है। तो अब फिर करना क्या चाहिए? मतलब ना तो जला सकते हैं और ना ही वो जल्दी से डिग्रेड होता है, तो अब क्या करना चाहिए? तो वही यहाँ पर बताया गया कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। व्हाट कैन वी डू? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जितना पॉसिबल हो, एज फॉर एज पॉसिबल अवॉइड करो प्लास्टिक का यूज़ को। यानी कि आप मार्केट जाते हो तो आप लेके जाओ क्या?
आप लेके जा सकते हैं किसी भी नेचुरल फाइबर का बैग, जूट, कॉटन या किसी भी तरीके का बैग ले जा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बैग की जगह। ओके, दूसरा, घर पर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो कि आप उसको अलग अलग ट्रीट किया जा सके। मतलब अगर ऐसा हर व्यक्ति करना लगे तो क्या होगा कि उसको जो कलेक्ट करने वाले जो पर्सन आते हैं वो अलग अलग कलेक्ट करेंगे और उसको नॉर्मली कंपनीज़ को बेचा जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ समथिंग चलती है, जिसमें क्या होता है कि जिसने वो प्रोड्यूस किया, जैसे चिप्स का पैकेट जिस कंपनी का है उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो जब चिप्स का पैकेट खाया जाएगा उसके बाद जो पॉलीथीन बचेगी उसको कलेक्ट करना है। अब इसके लिए वो किसी दूसरी कंपनी को कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन आप जानते हैं ग्राउंड पे कितनी इंप्लीमेंट होती है। आपको पता है 1 जुलाई 2021 से पूरी तरीके से आपका ये पॉलीथीन, जो नॉर्मल पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग, वो बैन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप मार्केट में देखते हैं मज़े से धड़ल्ले से यूज हो रहा है। तो ये जो रूल्स तो बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपने लेवल पे सुधार नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चेंजेस हो सकता है और हमारा जो प्लेनेट है कहीं प्लास्टिक प्लेनेट ना कहा जाने लगे। तो बी अवेयर अबाउट दैट। ओके, ठीक है। तो बस वही बात है, थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को रिसाइकिल अच्छे से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, कुछ अब जैसे मान लो किसी को रिसाइकिल करते हैं, किसी प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इस वजह से उसको फूड को स्टोर करने में फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसाइकल्ड प्लास्टिक है उसको फूड को स्टोर करने में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो केमिकल कंपोनेंट हैं वो आपके फूड में मिल सकते हैं और फूड में एक्यूमुलेट होकर आपकी बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाके फिर आपको हार्म पहुँचाएंगे, है ना। तो इसलिए रिसाइकल प्लास्टिक में ये थोड़ा कह सकते हो कि रिसाइकिल करने में ये थोड़ा ड्रॉबैक भी है ना। अब जो अच्छे सिटीजन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वो ये 5R को हमेशा याद रखते हैं। 5R प्रिंसिपल वो क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। मतलब कोशिश करो आप प्लास्टिक का यूज़ करना रिड्यूस कर दो। आप जिस प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हो उसको बार बार यूज़ कर लो, रिसाइकिल करने के लिए दे दो, या रिकवर, है ना। जैसे सपोज़ करो कि आपने प्लास्टिक इधर उधर पूरा डाल रखा है तो उसको इकट्ठा करके किसी कबाड़ी वाले को, किसी को भी दे सकते हो जो उसका दोबारा रिसाइकिल कर सके। रिफ्यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई पर्सन है, आप सपोज़ कॉटन का बैग ले गए और जो शॉपकीपर है आपको प्लास्टिक में कुछ सामान दे रहा है, तो आप बोलते हो प्लास्टिक में, पॉलीथीन में कोई सामान दे रहा है, आप कह सकते हो नहीं भैया हमारे पास बैग है कॉटन बैग, हम इसमें ले जाएंगे, आप ये मना कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कर सकते हो। बस वही बताएगा कि आप कॉटन बैग और ये इन सब का यूज़ करो और प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंको, इकट्ठा करके रखो, घर में भी सेपरेटली कलेक्ट करो। प्लास्टिक का जो मटेरियल वो अलग और जो डिग्रेडेबल मटेरियल है वो अलग। तो इस तरीके से अगर आप कलेक्ट करते हो तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा किसके बारे में था? सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप चाहते हैं कि सर इसमें आप ये इंप्रूवमेंट करिए तो वो भी बता सकते हैं। वो मैं बिल्कुल उस पर विचार करूंगा और वो इंप्रूवमेंट करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।